वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम शैलेश शर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में बच्चों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो नियम नहीं समझते। वो कोशिश करते हैं व्याकरण को रटने की, जो कि बिल्कुल ही गलत है। व्याकरण किसी भी भाषा की जान होती है। व्याकरण से ही आप किसी भाषा को सही तरीके से बोल सकते हैं। तो संस्कृत के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम व्याकरण को अच्छी तरीके से समझें। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि हम संस्कृत व्याकरण को समझ सकें। सो संस्कृत एक भाषा है और ये बहुत पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा में भी वर्णों के मेल से ही बनी हुई है। वर्णमाला जो होती है संस्कृत में, उसमें 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी संस्कृत भाषा की कुछ बेसिक नॉलेज हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत भाषा में, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं उसी प्रकार वचन के बारे में। जैसे हिंदी भाषा में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर कोई चीज़ सिंगल है तो उसे बोला जाता है एक वचन, और कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसे बोला जाता है बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में कुल 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक है तो उसके लिए एक वचन, अगर उनकी संख्या 2 है तो द्विवचन, और 2 से अधिक कितने भी हों, 3, 4, 5, 6 कितने भी हों, उनके लिए बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, 2 से अधिक के लिए बहुवचन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि संस्कृत भाषा में कुल 3 वचन होते हैं। अगली हम बात करते हैं लिंग की। जैसे हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग वह शब्द होते हैं जिनसे हमको पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग ऐसे शब्द होते हैं जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसक लिंग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमको पुरुष या स्त्री जाति का बोध नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लिंग और वचन को मिलाकर। जैसे मैंने यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा है, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे मैंने कहा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो इनके भी प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में एक होता है अकारांत। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत, यहाँ पे पहला लेटर देखना बहुत जरूरी है। संस्कृत भाषा पूरी ध्वनियों पे बेस्ड है। अगर आप साउंड पकड़ना सीख गए तो आप संस्कृत समझ जाएंगे। अकारांत वह शब्द होते हैं जिनके लास्ट में अ का साउंड आता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं छात्र, छात्र का मतलब हुआ एक छात्र, क्यों मैंने एक वचन में लिखा है। छात्रों, छात्राओं का मतलब हुआ 2 छात्र, 2 स्टूडेंट्स। और छात्रा, छात्रा का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स। छात्र का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट। लास्ट में अ का साउंड है त्र, अह पे मत जाइए आप, सिर्फ वर्ड को देखेंगे। अगर त्र, त्र बोलते समय लास्ट में मुंह से अ की ध्वनि निकल रही है, इसीलिए है अकारांत। दूसरा पुल्लिंग शब्द होता है इकारांत पुल्लिंग शब्द। यह ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ई की ध्वनि आती है। जैसे अगर एक वचन की बात करूं तो कवि, अह की मात्रा पे मत जाइए, विसर्ग पे ना जाए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कवि। कवि में छोटी ई की मात्रा है, तो ये देखिए आप, छोटी ई, तो यह होता है इकारांत। कवि यानी पोएट, एक कवि।
कवि और कवियः। कवि मतलब एक कवि, कवि मतलब दो कवि, और कवियः मतलब बहुत सारे कवि, बहुत सारे पोएट। तीसरा पुल्लिंग शब्द होता है उकारांत। जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से क्लियर है, ऊ, जहां पे ऊ की साउंड होगी। जैसे भानु, भानु का मतलब होता है सूरज। भानु छोटे ऊ की मात्रा है, द्विवचन में जाएंगे तो ये हो जाएगा भानु, बड़े ऊ की मात्रा। ये दोनों लगभग सेम चल रहे हैं, छोटी ई बड़ी ई बन गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया। और जैसे यहाँ कवियः था, यह हो जाएगा भानवः, भानु भानु भानवः। तो ये हो गए अकारांत, इकारांत और उकारांत पुल्लिंग के प्रकार। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमको स्त्रीलिंग में जाना है, ये तीनों जो हैं पुल्लिंग के प्रकार हैं। अब अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की, तो इसमें दो होते हैं, एक होता है आकारांत और एक होता है ईकारांत, बड़ी ई। देखो यहाँ अ ई आया, यहाँ पर आ और ई आ रहा है। जैसे अगर मैं लिखता हूं बालिका, बालिका, तो ये देखो आ, लास्ट में आ का साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका। इसका द्विवचन बनता है बालिके, और बहुवचन बनता है बालिका। बालिका, बालिके, बालिका। एक लड़की, दो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां। और यही अगर आप ईकारांत में चले जाते हैं, ठीक, तो बनेगा ये, जैसे मान लेते हैं नदी, बड़ी ई की मात्रा, तो ईकारांत। तो नदी का होता है नदी, नद्योः, नदी, सॉरी नद्यों नहीं, नद्यों, अह नहीं आएगा, नद्यों और नद्य। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, नदी लिखते समय एक्चुअल में जो नद्यों लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से, न आधा द और य। तो आधा द और य को जोड़कर इस प्रकार लिखा जाता है, ये घ नहीं है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये घ है, घ इस प्रकार लिखा जाता है। पहले एक सीधी लाइन लेके अगर मोड़ा जाए तब ये जो बनता है इसे कहते हैं द्य, जैसे विद्यालय हम लिखते हैं। तो यह हो गया स्त्रीलिंग के दो प्रकार। उसके बाद हमारे पास एक और होता है नपुंसकलिंग। तो उसमें एक ही होता है बस, अकारांत, केवल अकारांत। तो अकारांत में जैसे मैं एक ले लेता हूं फलम, पहचानना बहुत इजी है नपुंसकलिंग। जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होंगे सबके लास्ट में म आता है, अगर म आ गया तो वह नपुंसकलिंग। तो फलम, फले, फलानी। फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, और फलानी मतलब बहुत सारे फल। तो ये हमने डील किया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूपों से। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पुल्लिंग वह शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होगा, जो तीन प्रकार के हैं। एक, जिनके लास्ट में अ का साउंड आया तो अकारांत, ई का साउंड आया तो ईकारांत, और उ का साउंड आया तो उकारांत।
स्त्रीलिंग में दो प्रकार हैं, आ की ध्वनि आई तो आकारांत, बड़ी ई की ध्वनि आई तो ईकारांत। और नपुंसक लिंग में केवल एक है अकारांत, जिसके लास्ट में आधा म होगा। म के नीचे हलंत मतलब यह व्यंजन वाला म है, आधा म। और इनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब दो, और बहुवचन मतलब दो से अधिक। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आपको लिंग क्लियर हो गया और वचन क्लियर हो गया। अब हम अगली बात करते हैं पुरुष के बारे में। पुरुष, तो पुरुष को समझने से पहले चलो थोड़ा सा हम नॉर्मल समझते हैं कि पुरुष को हम समझने कैसे वाले हैं। जैसे मान लो कि मुझे किसी से बात करनी है, ठीक है, और मैं उससे बात करते हुए अपने बारे में कुछ बोल रहा हूँ, खुद के बारे में। यानी कि जैसे मान लो कि मैं भिलाई में रहता हूँ, मुझे ये बोलना है, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं अपने और अपने किसी दोस्त के बारे में बात करता हूँ, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों मूवी देखने गए थे। या फिर अगर मैं बोलता हूँ हम सब पिकनिक जा रहे हैं, तो ये जो मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं, हम दोनों, हम सब, इसमें मैं इंक्लूड हूँ। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो बोलने वाला व्यक्ति खुद के बारे में बोल रहा होता है, वह होता है उत्तम पुरुष। अगर बोलने वाला व्यक्ति खुद के बारे में बोल रहा है तो वह होता है उत्तम पुरुष। अब मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक, तो मैं उससे कैसे बोलूँगा? अगर मेरे सामने कोई एक पर्सन है तो मैं, अगर वो मुझसे थोड़ा बड़ा है तो मैं उससे रिस्पेक्ट करके बोलूँगा कि आप कहाँ रहते हैं। थोड़ा सा छोटा होगा या बराबर का होगा तो मैं उससे पूछूंगा तुम कहाँ रहते हो। तो ये जो है आप या तुम, ये हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक। अगर एक पर्सन है तो हम उसको बोलेंगे तुम, अगर दो लोग हैं तो हम बोलेंगे तुम दोनों, और दो से अधिक हैं तो बोलेंगे तुम सब। ऑब्वियस सी बात है, आप नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, अगर आपके सामने कोई आपका दोस्त जा रहा है तो आप उससे, अगर अकेला है तो यही पूछेंगे ना, तुम कहाँ जा रहे हो। दो लोग होंगे तो पूछेंगे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, और बहुत सारे लोग होंगे तो पूछेंगे तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो तुम मतलब एक, तुम दोनों मतलब दो, और तुम सब मतलब दो से अधिक। तो अगर हम जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में बोलें तो वह होता है मध्यम पुरुष। अगर हम खुद को इंक्लूड कर रहे हैं, मैं, हम दोनों, हम सब, तो यह होता है उत्तम पुरुष। तुम दोनों, तुम सब, यह होता है मध्यम पुरुष। अब इसके बाद कौन बच गया? मैं और एक पर्सन बात कर रहे हैं। मान लो हम दोनों आपस में तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की बात ना करके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छा वो लड़का मेरे घर के पास रहता है, वो, तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो वह होता है प्रथम पुरुष। पहले आपको पुरुष को समझना बहुत जरूरी है। यदि बोलने वाला व्यक्ति खुद बात कर रहा है अपने बारे में तो वह हो गया उत्तम पुरुष। जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है अगर, तो वह हो गया मध्यम पुरुष। लेकिन अगर किसी और की बात हो रही है तब वह हो जाएगा प्रथम पुरुष। अब एक एक करके इसको देखते हैं। मान लीजिए जो बोलने वाला व्यक्ति है वह अपने बारे में ही बात कर रहा है, यानी कि वह उत्तम पुरुष है। तो चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, इसका जो एक वचन रूप है वह होता है अहम। अहम का मतलब मैं। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। और वयम, वयम का मतलब हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब, रटना नहीं पड़ेगा, समझना है। अहम एक वचन के नीचे आ रहा है तो अकेला होगा, अकेले के लिए आपको बात करना होगा तो कैसे करोगे? मैं बोलोगे। आवाम द्विवचन के नीचे है और आप उसमें इंक्लूड हो, क्योंकि हम उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं तो आप इंक्लूड हो। तो आवाम में हो जाएगा हम दोनों, वयम, वयम में हो जाएगा हम सब। वैसे ही जब हम मध्यम पुरुष की बात करें तो चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, त्वम, त्वम का मतलब तुम या आप। युवाम जो कि द्विवचन के नीचे है, तुम दोनों या आप दोनों।
यूयम, तुम सब या तुम सभी, आप सभी, यह सब जो है आएंगे मध्यम पुरुष में। अब इसके बाद बच गया प्रथम पुरुष, जिसमें हम किसी के बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली ये सब भी जो लिखा हुआ है, छात्र, कवि, भानु, बालिका, नदी, फलम, ये सब प्रथम पुरुष है। ठीक, उत्तम पुरुष में केवल यही होता है अहम, आवाम, वयम, और इसके शब्द रूप होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और वैसे ही मध्यम पुरुष में भी त्वम, युवाम, यूयम और इसके शब्द रूप जो इससे मिलते जुलते ही होंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, यह सब जो है हमेशा प्रथम पुरुष में आएगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये समझो कि इतना जो आपको दिख रहा है बस यही उत्तम और मध्यम पुरुष है, बाकी लगभग सभी प्रथम पुरुष होगा। हालांकि इनके शब्द रूप हमको पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कुछ कुछ और वर्ड्स आएंगे, अस्माकम, अस्माभि, इस टाइप के, तो वह भी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के पार्ट होंगे जो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। बट अभी समझने की दृष्टि से अगर देखें तो ये आपको समझ आ जाएगा। अब जब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष की, तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग नियम है। जैसे यहाँ नहीं था, उत्तम पुरुष में चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग एक जैसा रूल, मध्यम पुरुष में भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के लिए एक जैसा रूल, लेकिन प्रथम पुरुष के लिए अलग अलग है। अभी हमने बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम तत् की बात कर रहे हैं। एक सर्वनाम शब्द है तत्, मतलब वह, दैट, ठीक है, दैट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर पुल्लिंग में हमको किसी एक के बारे में बात करनी है, ठीक है, तो हम बात करेंगे सह। जैसे अगर हमको बोलना है वह पढ़ता है, तो सह पठती, एक है तो। अगर दो लोगों के बारे में बात करनी है तो तौ, और दो से अधिक है तो ते, अगर पुल्लिंग है तो। स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए सा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ता। और नपुंसक लिंग में एक वचन के लिए तत्, दो वचन के लिए ते और बहुवचन के लिए तानी। सह, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि। त्वं, युवां, यूयम्, अहम्, आवां, वयम्। बालकः, बालको, बालकाः, छात्रः, छात्रो, छात्राः, कविः, कवि, कवयः, बालिका, बालिके, बालिकाः। आपको ये सीक्वेंस में याद हो जाना चाहिए, तीनों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तब आपके लिए संस्कृत बहुत आसान हो जाएगी। आपको पुरुष याद होने चाहिए और वचन याद होने चाहिए, बस ये दो चीज। उसके बाद संस्कृत का एक बहुत छोटा सा नियम है जो मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। एक चीज हम और डिस्कस करते हैं, लकार, और सिर्फ अभी एक ही लकार डिस्कस करेंगे और उसके बाद बाकी लकार भी इसी प्रकार से ही मैच होंगे। पहले देखते हैं लट लकार, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो यह इसका रूल है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसका रूल कुछ इस तरीके का है, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। आपको ये याद रखना है, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। यदि आपको ये याद हो गया तो आप किसी भी धातु को आप इसमें ऐड करें तो आपको उसका धातु रूप मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बात करूं पठ धातु, मैंने लिया पठ धातु। धातु यूजुअली एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसको हम संस्कृत में कहते हैं धातु और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया, एक्शन। पढ़ना, खाना, चलना, लिखना, सोना, उठना, दौड़ना, आना, जाना, ये सारे धातु हैं और सबके लिए संस्कृत में अलग अलग नाम है। जैसे पढ़ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, चल मतलब चलना, खेल मतलब खेलना, वो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर मैं पठ धातु के लिए ये लिखना चाहूँ तो बहुत सिंपल सा है, पठती। ठीक है, मैं अलग से ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प, ठ और उसके बाद ती, पठ लगा दिया यहाँ पर, पठ तह, पठ तह, और ये अंति लिखा है तो ये बनेगा पठंती। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, कई बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं पठ अंति, तो ये रॉन्ग है, आपको ऐसे नहीं करना। यहाँ अ का साउंड है वो इसमें जुड़ेगा, तो ये बनेगा पठंती, पठती, पठतः, पठंती। वैसे ही पठसी, पठथः,
पठत, और यहाँ पे भी आ की मात्रा लगेगी बस, पठामि, पठावह, पठामह। यह मेरा प्रथम पुरुष है, यह मध्यम पुरुष है, और यह उत्तम पुरुष है। यह एक वचन है, यह द्विवचन है, और यह बहुवचन है। अभी हम सिर्फ एक लकार के लिए समझेंगे, फिर धीरे धीरे इसको हम बाकी लकार के लिए भी लगा सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कृत का नियम है, बहुत ध्यान से सुनिए आप। संस्कृत का बहुत सिंपल सा रूल है, जब भी हम मेल करते हैं तो हम करते हैं एक वचन के साथ एक वचन का, द्विवचन के साथ द्विवचन का, बहुवचन के साथ बहुवचन का। बस ये नियम आपको समझना है, ठीक है। वचन के लिए एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। और पुरुष का भी ध्यान रखना होता है, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष का मेल होता है। अगर इतना आपको समझ आ गया तो आप कुछ भी बना लोगे। कैसे, देखते हैं। मान लो मुझे लिखना है कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। मैं पढ़ता हूं तो ये प्रेजेंट टेंस ही हुआ, अभी मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, ठीक। सो मैं के लिए क्या करें, आप थोड़ा सा सोचो। मैं कौन सा पुरुष है, हम खुद की बात कर रहे हैं। अगर हम खुद की बात कर रहे हैं तो वह है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और मैं बोल रहा हूं मैं अकेला, अकेला मतलब एक वचन, तो पक्का क्या आएगा, अहम, ठीक है। तो पक्का आएगा अहम, अहम का मतलब हो गया मैं। अब मुझे इसके साथ लिखना है पढ़ता हूं, ठीक। लेकिन वो हिंदी में तो नहीं लिख सकता, संस्कृत में लिखना है। तो हम बस ये देखेंगे कि ये कौन से वचन और कौन से पुरुष में आ रहा है। तो ये देखो, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम को अगर आप ध्यान से देखोगे, अहम कहाँ है, उत्तम पुरुष और एक वचन में। तो इसके साथ इसकी जो धातु जुड़ेगी वह भी उत्तम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, ठीक। और मैं बोल रहा हूँ पढ़ता हूँ मतलब पठ धातु ही जोड़ना है। तो उत्तम पुरुष, ये रहा उत्तम पुरुष, ये रहा एक वचन, और ये रहा पठामि। तो अहम के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, पठामि, अहम पठामि, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि तुम सब चलते, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, तुम सब चलते हो, तुम सब, ठीक। तुम हो रहा है, मैंने तुम बोला, तुम मतलब क्या, हम जिससे बात कर रहे हैं वो, यानी कि मध्यम पुरुष। लेकिन मैं बोल रहा हूं तुम सब, यानी कि सभी, यानी बहुवचन। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ यूयम की, यानी तुम सब के लिए मैं लिखूंगा यूयम, ठीक। और इसके साथ अब मुझे चलते हो जोड़ना है। चलते हो में चल धातु होता है, तो चल धातु हम कैसे जोड़ेंगे, तो हम देखेंगे पहले कि ये कहाँ है, यूयम। यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन, आ रहा है समझ में, मध्यम पुरुष बहुवचन है यूयम। तो हम जब ये धातु देखेंगे तो भी मध्यम पुरुष बहुवचन, यहाँ से दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम यहाँ से देखते हैं मध्यम पुरुष बहुवचन, थ जोड़ना है। और मैं बोल रहा हूँ तुम सब चलते हो, चलते हो के लिए चल धातु, जैसे पढ़ते हो के लिए पठ धातु में पठ थ बना था, वैसे ही चलते हो के लिए बनेगा चल थ। क्यों, क्योंकि यह है मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन थ, इसीलिए चलत, ठीक है। अगर मुझे लिखना है दो लड़के खेलते हैं, ठीक है,
या दो लड़कियां खेलती हैं। सपोज हमने यहाँ पे लड़कियां लिखा हुआ है, तो दो लड़कियां खेलती हैं, तो दो लड़कियां, ठीक है। तो दो लड़कियों के लिए द्विवचन यूज होगा, और लड़कियां जो है अन्य सॉरी प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है, तो लड़कियां अन्य पुरुष में और द्विवचन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दो लड़कियां, तो देखो लड़कियां मतलब बालिका, तो ये बालिका मतलब तो एक लड़की हुआ, दो लड़कियों के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बालिके, दो लड़कियों के लिए बालिके, कौन सा वचन, द्विवचन। और जैसा मैं आपको शुरू में बताया कि इनमें से कोई भी यदि आप लेते हो तो ये प्रथम पुरुष ही होता है, सिर्फ ये उत्तम और ये मध्यम है, बाकी जितने भी शब्द दिख रहे हैं ये प्रथम पुरुष है। तो बालिके जो है प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, दो लड़कियां खेलती हैं, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हमको क्या दिख रहा है, तह, तो खेल के साथ तह, खेल तह, दो लड़कियां खेलती है, ठीक। अब अगर मुझे लिखना है बहुत सारे फल गिरते हैं, पेड़ से जैसे फल गिरते हैं, तो मैं बोल रहा हूं बहुत सारे फल गिरते हैं, बहुत सारे फल, तो बहुत सारे फल यानी कि दो से ज्यादा, तो ये रहा फल, फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, बहुत सारे फल, तो बहुत सारे फल को क्या लिखूंगा मैं, बहुत सारे फल को लिखूंगा फलानी, यानी कि बहुवचन, और फिर से इनमें जितने भी हैं सब प्रथम पुरुष हैं, तो प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति आता है, और गिरना होता है पत धातु, पत मतलब होता है गिरना, तो अंति लगाना है हमें, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ पे देख लो आप, बहुवचन और ये जितने हैं सब प्रथम पुरुष हैं, तो बहुवचन प्रथम पुरुष अंति, तो फलानी पत धातु पतंती, ठीक है। बस इसी प्रकार से अगर मुझे बोलना है कि बहुत सारे मोर नाचते हैं, बहुत सारे मोर नाचते हैं, तो बहुत सारे मोर, एक मोर नहीं, बहुत सारे मोर को संस्कृत में कहा जाता है मयूरः, ठीक है, ध्यान से समझना, मयूरः, मयूर आखिरी में र यानी अकारांत, तो अकारांत में क्या होता है छात्रः, छात्रौ, छात्राः, तो ऐसे ही अगर मयूर का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, तो वो हो जाएगा मयूराः, ठीक है। और इसके बाद नाचते हैं, तो यह तो बहुवचन है ना मयूराः, जैसे छात्रः, छात्रौ, छात्राः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन अंति, तो मयूर नाचते हैं, नाचने का होता है नृत्य, तो ये हो जाएगा नृत्यंती। ये है संस्कृत का नियम, बहुत सिंपल सा, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है अभी आपको, अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो आप लगभग 70 to 80% संस्कृत कवर कर चुके हैं। इसके बाद सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आप 90-95% इजीली स्कोर कर लेंगे संस्कृत के पेपर में, क्योंकि जो है वो यही है। इसके अलावा एक चीज और पढ़नी होती है, शब्द रूप, उसको कर लेंगे तो आप ऑलमोस्ट संस्कृत में मास्टर हो जाएंगे एज पर योर क्लास सिलेबस। संस्कृत में मास्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम संस्कृत बोलने लग जाएंगे, बट आपके क्लास सिलेबस को कवर करने के लिए इतने रूल्स मोर देन सफिशिएंट है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कम से कम थोड़ा टाइम निकालो, ये वीडियो देखो, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं जिनको संस्कृत में प्रॉब्लम होती है उनके साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।